आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम डॉक्यूमेंटेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोन पर्पस से जो हमारे पास क्लाइंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं या हमारे पास आते हैं या हम क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, तो हमें इनकम स्टेटमेंट्स या लोन डॉक्यूमेंटेशन के लिए इनकम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होंगे। तो पहले तो हम इनकम डॉक्यूमेंटेशन को समझने के लिए प्रोफाइल वाइज जो है कैटेगराइज करते हैं किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो एक सैलरीड इनकम होगी और एक बिजनेस इनकम होगी, सीधा सीधा दो तो हमने डिवाइड कर दिया। देन बिजनेसमैन में भी दो कैटेगरी अलग से होती हैं लोन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा अपना होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो वो लोग प्रोफेशनल हो गए और उसी फील्ड से रिलेटेड होकर वो काम कर रहे हैं। जैसे सीए ऑडिट का काम कर रहा है, डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है या हॉस्पिटल चला रहा है, तो वो प्रोफेशनल माना जाएगा। लेकिन सीए ऑडिट ना करके किसी बैंक में जॉब कर रहा है या किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहा है या अपने फादर की कोई फैक्ट्री या शॉप पे बैठा हुआ है, जिस प्रोफेशन से रिलेटेड उसने स्टडी की है वो नहीं काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं कर रहा है। जैसे सीए ऑडिट नहीं कर रहा है या डॉक्टर डॉक्टरी तो कर ली लेकिन क्लिनिक नहीं चला के वो कहीं नौकरी कर रहा है। मान लो गवर्नमेंट जॉब ही करी है, डॉक्टरी काम वही करता है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है उसकी सरकारी हॉस्पिटल में और वो वहाँ जाके अपनी सर्विसेज देता है, बट वो नौकरी कर रहा है, तो प्रोफेशनल कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सैलरी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जिस आदमी ने जिस प्रोफेशन से रिलेटेड स्टडी नहीं की और फिर भी वो बिजनेस कर रहा है। बहुत सारे दुकानदार, ठीक है, अब दुकानदार क्या है, बेसिकली सेल्समैन है, तो उसने एमबीए नहीं किया। कितने लोग हैं जो एमबीए करके दुकानदार बने हैं? ठीक है ना। अब तो नई जनरेशन में तो फिर भी आने लग गए हैं, क्योंकि एमबीए से इधर उधर से कहीं से कर लिया, बिहार के किसी कोने से या यूपी के किसी कोने से और पता नहीं कहाँ से एमबीए कर लिया, जिस स्कूल कॉलेज का नाम ही नहीं पता लोगों को। ठीक है, और अब उसको प्लेसमेंट मिली नहीं तो उसने परचून की दुकान खोल ली, तो उसको तो आप कह सकते हो कि वो प्रोफेशनल हो गया, भाई डिग्री तो ली है उसने। हाँ, ठीक है। बीच में कहा था वो एमबीए चाय वाला उसका एक इंटरव्यू हमने सुना था, वो कहता जी मैं चाय नहीं पीता। एमबीए चाय वाला कहता जी मैं चाय नहीं पीता बिल्कुल भी, मैंने आज तक चाय पी नहीं। ठीक है, सो प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, फिर अगेन हम बात करते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल हम देते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, दो डॉक्टर हैं और एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। एक डॉक्टर जो है रिटेनरशिप या प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के तौर पे हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देता है और एक डॉक्टर नौकरी पे है। क्लियर है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है, कंसल्टिंग डॉक्टर्स होते हैं या विजिटिंग डॉक्टर्स होते हैं और जॉब पे भी डॉक्टर्स होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों की सेम सैलरी है। ठीक है, दोनों की सेम सैलरी है, सैलरी नहीं रेम्यूनरेशन। बेसिकली एक की सैलरी है मान के चलिए 3 लाख रुपए, दूसरे की सैलरी है रेम्यूनरेशन है 3 लाख रुपए, दोनों का सेम है। ठीक है, अब दोनों का टोटल इनकम कितना बनता है साल का देखा जाए तो 36 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मंथली, 36 लाख रुपए। अब दोनों में फर्क क्या होगा, एक को हम प्रोफेशनल बोलेंगे, दूसरे को सैलरीड बोलेंगे। जो नौकरी पे है वो सैलरीड होगा, एक एससीपी होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। क्लियर। अब यहां पे भी एक मतलब अगर आप देखा जाए तो भी पैसे भी बराबर मिल रहे हैं, काम भी सेम ही कर रहे हैं, कोई डिफरेंस है नहीं, सेम हॉस्पिटल भी है। बट अगर आप उनकी इनकम क्राइटेरिया की तरफ नजर मारोगे तो जो सैलरीड वाला बंदा है उसका जो एम्प्लॉयर बन गया हॉस्पिटल, उस जब अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो 36 लाख रुपए साल की इनकम उन्होंने देनी है, मतलब जो पेमेंट देनी है, उधर सैलरी के तौर पर, उधर प्रोफेशनल इनकम के तौर पे। तो दोनों पे ना
टीडीएस एप्लीकेबल होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस एप्लीकेबल होगा दोनों ही इनकम पे, ठीक है। और अगर हम इनकम टैक्स स्लैब से देखें तो 36 लाख रुपए की इनकम पे किसी भी कैलकुलेशन में, चाहे नए रेजिम में चले जाए चाहे पुराने रेजिम में चले जाए, आपका 30% का स्लैब आता है। क्लियर है? टोटल इनकम जो 36 लाख है उस पर 30% का स्लैब इनकम टैक्स का आता है, यानी कि जो टोटल इनकम है उस पर 36% जो है गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे देना है, इनकम टैक्स के तौर पे देना है। 36 लाख का 30%। हालांकि वो कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होती है, बट यहां हम समझाने के लिए, समझने के लिए कि भाई एक पर्टिकुलर स्लैब चला गया तो वहां पे 30% का स्लैब लगेगा। हाँ, तो अगर एम्प्लॉयर के तौर पे, जैसे एक डॉक्टर जो है एम्प्लॉई है, तो उसका जो 30% का जितना भी टैक्स बनेगा वो कैलकुलेशन करते हैं अलग से कि 5 लाख तक, 2.5 लाख तक जीरो, और इस तरीके से करके कैलकुलेशन करते हैं। तो जितना भी उसका टैक्स बनता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वट एवर टैक्स सैलरीड का आदमी का बनेगा, वो पूरा का पूरा टैक्स जो है एम्प्लॉयर को काट के और गवर्नमेंट को जमा करना है। और उसका सेक्शन होगा 192 सेक्शन के अंदर टैक्स काटेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा हॉस्पिटल। वही दूसरा 192, हाँ 192 सैलरीड के लिए, सैलरी इनकम, हाँ 192, ठीक है। दूसरे केस में दूसरे जो डॉक्टर हैं उनको जो पेमेंट देंगे तो उनका 36 के 36 लाख रुपए जब भी वो पेमेंट जाएगी तो फिक्स इनकम टैक्स कटेगा, दैट इज 10%, टीडीएस कटेगा बेसिकली। और वो 194 सेक्शन में जाएगा, उसका सब सेक्शन आर या समथिंग कुछ होता है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, 194 में जाएगा, ठीक है। अब भाई पैसा तो पैसा है दोनों पे। अच्छा, लास्ट में जब उसने रिटर्न फाइल करनी है, प्रोफेशनल जो सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी कैलकुलेशन वो 30% के हिसाब से ही करके देगा, लेकिन उसकी वो बिजनेस इनकम काउंट होगी, ना कि सैलरी इनकम। प्रोफेशनल इनकम काउंट होगी, वो बिजनेस इनकम में एक डॉक्टर यहां आएगा इस कैटेगरी में, दूसरा डॉक्टर यहां आएगा। जो प्रोफेशनल इनकम ले रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन काउंट होगा, और जो सैलरी ले रहा है वो सैलरीड काउंट होगा। है दोनों ही डॉक्टर, काम भी सेम ही कर रहे हैं। ये 10% तो देगा ना, टीडीएस को देगा। नहीं, टीडीएस 10% कटेगा, लेकिन जब फाइनल इनकम करेगा, जब अपनी आईटीआर भरेगा, जब वो अपनी आईटीआर भरेगा तो वो 30% के हिसाब से ही भरेगा। यानी कि सैलरीड का तो पूरा 30 का 30% जितना भी टैक्स बनता था पूरी सैलरी पे, वो तो एम्प्लॉयर ने, हॉस्पिटल ने काट के जमा कर दिया गवर्नमेंट को, और इसका 10% ही काटा, तो इसका जो बचा हुआ 20% है ये अपनी जेब से भरेगा, भरेगा लेकिन अदरवाइज बिजनेसमैन की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। वो अलग सेक्शंस में कैलकुलेशन करेगा। मान लो 44 एडी में फाइल करता है ये, क्योंकि 36 लाख तक, मतलब 50 लाख तक जो है, जो प्रोफेशनल इनकम है उस पर 50 लाख तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल नॉन प्रोफेशनल के तौर पे अगर बिजनेस इनकम है तो आपको 2 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है तो 50 लाख तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, 50 लाख से ऊपर ऑडिट होगा, ठीक है। इस केस में 36 लाख रुपए है, तो 36 लाख पे गवर्नमेंट का सेक्शन 44 एडी क्या कहता है कि आप इसमें 50% क्या करोगे, 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो कितना था, 36 लाख, और इसका भी 36 लाख। तो इसका तो पूरा जो कैलकुलेशन बनेगी वो पूरा टैक्स कट गया, और इसने क्या करना है, 36 का डिवाइड बाई 50, आधा डिवाइड बाई 2 बेसिकली, तो 50% निकाला, तो 18 लाख रुपए। ये कहेगा जी मेरी इनकम 18 लाख रुपए है,
और 18 लाख पे टैक्स जो बनता होगा, बनता अभी भी 30% ही है, लेकिन 36 लाख का 30% ज्यादा बनेगा और 18 लाख का 30% कम बनेगा। तो ये क्या करेगा, 18 लाख रुपए पे सेल्फ डिक्लेयर टैक्स भर के काम खत्म करेगा। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन में पहले समझा चुका हूं। वो तो ठीक ही है, और प्रोफेशनल वाले तो है कि 10% कट रहा तो फिर वो 30 उसी पे क्यों करेगा फिर उस पे? कुछ भी कटे, इनकम टैक्स तो जितना रिटर्न फाइल करते टाइम आपका टैक्स जो भी कटा है, टीडीएस कुछ भी कटा है, ठीक है, आपका टीडीएस मान लो कुछ भी कटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब रिटर्न फाइल करने जाओगे तो जो आपकी फाइनल इनकम है, जो टोटल इनकम है कमाई, उसमें से कुछ रिबेट मिलती हैं, वो हटाने के बाद, ठीक है, जो नेट इनकम बचती है, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम पे जितना टैक्स बनेगा, अगर मान लो आपका टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है, ठीक है, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग 36 लाख रुपए में 10% फ्लैट अगर बात करें तो 3,60,000 का टीडीएस कटा हुआ है। क्लियर है, 3,60,000 कटा है। और इसकी अगर कैलकुलेशन करें इसी बंदे की, तो इसमें हमने बताया 44AD में क्या करेगा, 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। तो 50% टोटल रेवेन्यू कितना बना, 18 लाख। 18 लाख की टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, मान लो पुराने रिजिम में 2.5 लाख रुपए तक जीरो, ठीक है, 2.5 लाख से और 5 लाख तक, हाँ जी 5% है, ठीक है। और अगर हम 5 लाख से 10 लाख तक कितना हुआ, 20%, और 10 लाख प्लस 30%, ठीक है जी। तो पहले इस 18 लाख को डिवाइड करते हैं, ये टोटल इनकम 18 लाख है यहाँ पे, इसमें से 2.5 लाख माइनस करें। अब इसके इस बीच का गैप देखो, ये भी 2.5 लाख है, ठीक है, इस बीच का गैप 5 लाख है, और 10 लाख रुपए माइनस होने के बाद बचे 8 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख तो जीरो हो गया टैक्स, ये 12,500 रुपए हो गया, 12,500, और यहां 1 लाख हो गया, और 8 तिया 24, यहां 30% लगेगा, तो 2,40,000 हो गया। तो 500 2 5 3 3,52,500 रुपए का टैक्स बना। ये मोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, हाँ जी, ठीक है। उसका कितना कटा टैक्स की, टीडीएस कितना कटा हुआ था इसका, 10%, 3,60,000। तो ये लगभग 8,500 रुपए इसको इनकम टैक्स से वापस लेगा, रिफंड लेगा। और ये तो हम ये कैलकुलेशन करके चल रहे हैं कि 18 लाख रुपए पूरे डिक्लेयर्ड इनकम है। 18 लाख रुपए डिक्लेयर इनकम के बाद भी टैक्स डिडक्शंस होती हैं, रिबेट्स मिलती हैं। जैसे हाउस लोन पे या सेविंग पे एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की रिबेट मिल गई, ठीक है, हाँ, इंश्योरेंस वगैरह एटीसी में आता है, हाउस लोन के प्रिंसिपल और एटीसी में इंश्योरेंस वगैरह, ट्यूशन फी भी एटीसी में आता है, ठीक है। उसके अलावा उसने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, वो अलग से आता है, 25,000 रुपए की लिमिट है। उसके अलावा मान लो हाउस लोन उसने ले रखा है, तो 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, तो 3.5 लाख रुपए माइनस होंगे, तो वो 3.5 लाख रुपए इस लास्ट स्लैब से माइनस होंगे, टोटल इनकम से माइनस होंगे ना। तो ऐसे ऐसे करके मान लो 4 लाख रुपए और माइनस कर दिए जाएं, तो इसकी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, और ये बहुत सारा अमाउंट रिफंड लेगा। जबकि सैलरीड कस्टमर जिसको पैसा पूरा मतलब टीडीएस कटा है, वो रिफंड नहीं ले पाएगा,
क्योंकि क्यों रिफंड नहीं ले पाएगा? क्योंकि उसने जितनी रिबेट्स है, जैसे जो रिबेट्स मैंने बताई एटीसी की, चाहे वो ट्यूशन इनकम है, ट्यूशन फीस है बच्चों की, या आपका इंश्योरेंस है, या हाउस लोन की रिबेट है, चाहे वो इंटरेस्ट की है या प्रिंसिपल की, दोनों, वो सारी कैलकुलेशंस वो अपने एम्प्लॉयर को पहले ही जमा कर चुका होता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, और उन रिबेट्स को काउंट करके ही एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा होता है, और इस टैक्स काटने का एक सर्टिफिकेट इशू करता है एम्प्लॉयर। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फॉर्म नंबर 16। जब किसी भी एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट करता है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 16 इशू करता है, फॉर्म 16। क्लियर? और वो सैलरी वाली में सेम स्लैब लगेगी ना? हाँ, सैलरीड में भी सेम तरीके से स्लैब लगी, लेकिन उसकी यहाँ कैलकुलेशन 36 लाख से शुरू होगी। वो सैलरी क्लियर नहीं कर सकता और ना ही कोई रिलैक्सेशन दे सकता। हाँ, रिलैक्सेशन तो लेगा, जो रिबेट्स मिलेंगी ना वो तो 36 लाख पे लेगा सारी। लेकिन यहाँ प्रोफेशनल इनकम है, यहाँ क्या है, ये तो नौकरी पे गया, इसका कोई खर्चा थोड़े ना हो रहा है, इसने कोई ऑफिस तो नहीं मेंटेन करना है, ठीक है? तो वो तो अगर मान लो डॉक्टर है, बस में लटक के भी चला गया, या अपने स्कूटर से या अपनी कार से जैसे भी गया, ठीक है। बट प्रोफेशनल इनकम में, प्रोफेशनल केस के तौर पे, वो बिजनेसमैन के तौर पे जब प्रेजेंट करेगा अपनी इनकम, अगर बिजनेस इनकम है किसी की भी, तो उस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। सैलरीड इनकम को, सैलरी कमाने के लिए बहुत सारे खर्चे नहीं करने होते, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कॉस्ट होती है, और ट्रैवल कॉस्ट भी सब में मिलती है। ट्रैवल अलाउंस मिलता है हर जगह, कन्वेंस आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है, कन्वेंस। तो एक्चुअल में वो खर्चा नहीं कर रहा होता कुछ भी, सैलरीड आदमी का कोई खर्चा नहीं होता वो सैलरी कमाने के लिए, और बिजनेसमैन का खर्चा होता है, क्योंकि उसकी जो, इसी केस में अगर हम बात करें तो उसको जो 3 लाख रुपए मिल रहे हैं वो सूखे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है कि इतनी आपकी बेसिक है, इतना एचआरए है, इतना कन्वेंस है, ये कुछ है, वो कुछ नहीं है। जबकि सैलरीड में हर तरह की इनकम अलग अलग डिफाइंड होती है, उसकी सैलरी स्लिप देखोगे ना तो हर तरह की इनकम डिफाइन होती है कि कितनी बेसिक सैलरी है, कितनी उसके अंदर एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है, कितना उसको कन्वेंस मिलता है, कितना उसको अदर जो पर्क्स हैं, जो भी अलाउंसेज हैं वो मिलते हैं। क्लियर? तो आइडियली सैलरीड पर्सन का सैलरी कमाने के लिए कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन बिजनेस करके इनकम कमाने में खर्चे होते हैं बहुत सारे। इसलिए गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप, ठीक है, जो आपके खर्चे हुए हैं अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो, यानी कि टैली वगैरह मेंटेन कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, तो आप प्रॉपर रिटर्न फाइल कीजिए। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनको एक लिमिट दे रखी है, जैसे 50 लाख तक की लिमिट आपको प्रोफेशनल के लिए दे दी, और 2 करोड़ तक की लिमिट आपको अनप्रोफेशनल के लिए दी, यानी कि नॉन प्रोफेशनल के लिए दे दी, अनप्रोफेशनल नहीं बोलेंगे, नॉन प्रोफेशनल के लिए दे दी, तो वो एक सर्टेन इनकम डिक्लेयर करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है? अब हम सैलरीड के डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। सैलरीड में हमें सबसे पहले उसकी इनकम के प्रूफ के लिए 3 से 6 महीने पे स्लिप चाहिए। सैलरी स्लिप और पे स्लिप एक ही होता है? हाँ, एक ही चीज, सैलरीड स्लिप या पे स्लिप। 3 से 6 महीने। प्राइवेट बैंक जनरली 3 महीने के लिए मांगते हैं, सरकारी बैंक लगभग 6 महीने के लिए मांग लेते हैं। कुछ सरकारी बैंक भी 3 महीने में काम चलाते हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी बैंक 6 महीने के लिए पे स्लिप मांगते हैं, तो इसलिए मैंने 3 से 6 महीने लिख दिया है। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था अभी जो टोटल इनकम का पार्ट बता रहा था फॉर्म 16 का, तो फॉर्म 16 3 साल का, 3 साल का फॉर्म 16। ठीक है? और 6 to 12 मंथ
6 से 12 महीने के लिए सैलरी क्रेडिट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिस अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है उस अकाउंट की स्टेटमेंट 6 से 12 महीने के लिए। अब वो 6 से 12 क्यों, वही अगेन सेम सवाल। कई बैंक जो है वो 6 महीने की मांगते हैं, कई बैंक 12 महीने की मांगते हैं। तो एज पर जो भी जिस बैंक के लिए हम फाइल पे तैयार कर रहे होंगे उस बैंक के लिए 6 महीने से लेके 12 महीने सब। हाँ, वो ज्यादातर बैंकों का हमें पता ही है। सर किस सैलरी में फॉर्म नंबर 16 होता है? हाँ जी, सैलरी पे फॉर्म नंबर 16 बना होता है, जहां टीडीएस कटेगा। फॉर्म 16 जो है टैक्स कटने का सर्टिफिकेट है ना। एक लिमिट होगी ना इस पे टैक्स कटेगा। हाँ जी, 2.5 लाख मंथ 2.5 लाख तक फ्री है साल की। तुमको टैक्स करना पड़ेगा। वो चिंता में पड़ गई। ना सर, कभी-कभी छुट्टी हो जाती है तो कम वाली सैलरी। तो टैक्स ना भरना पड़े इसलिए छुट्टी करके सैलरी कटवा देगी। नहीं तो कभी तो हो जाएगी ना छुट्टी। क्या बात है, महान है हमारे देश के लोग। सैलरी वैसे होता है ग्रॉस सैलरी पे कि अगर छुट्टी हो रही है तो उस पे डिपेंड करता है। नहीं, सैलरी जितना टोटल इनकम कमाई है, कमाई पे जो पैसा कट गया, जो आपने नहीं कमाया, टैक्स रिटर्न इनकम पे जितनी कमाई है उस पे। आपने 2 महीने की छुट्टी कर ली, 2 महीने की पैसे सैलरी नहीं आई, ठीक है, मतलब आप लीव विदाउट पे पे रहे, तो आपको उस पे जो 2 महीने की इनकम है उस पे, क्योंकि वो मिली नहीं, आप नौकरी पे तो थे बट लीव विदाउट पे थे, तो जो 2 महीने का पैसा नहीं मिला उस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा उस पे टैक्स। ठीक है जी, सैलरीड में ये सिंपल फार्मूला है। अब 3 साल का फॉर्म 16, क्योंकि कंटिन्यूटी मानी जाती है 3 साल की। हम किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन या सैलरी के तौर पर जो लोग होते हैं, सैलरीड वाले लोग होते हैं, उन सबको ये मानते हैं, हमारा ये मानना है, एक जनरल ट्रेंड है कि कोई भी आदमी 1000 दिन अगर कहीं काम कर लेता है, किसी एक फील्ड में काम करता है, तो वहां वो पक जाता है, वो उसका जानकार समझदार बन जाता है, उस प्रोफेशन का, उस बिजनेस का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम नौकरी छोड़ने में, दूसरी जगह ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं आती, सेम फील्ड में अगर कोई 3 साल लगातार काम कर लेता है। हाँ, वो भी मांगेंगे, प्लस ये भी देखना होगा कि वो सेम फील्ड में काम कर रहा है कि दूसरी फील्ड में काम कर रहा है। कि भी पहले मान लो बैंक में था, फिर वो फैक्ट्री में चला गया, फिर किसी सीए के ऑफिस में चला गया, फिर वो हॉस्पिटल में जाके काम करने लग गया। लेकिन अगर काम वही सेम, जैसे कोई अकाउंटेंट का काम करता है, हाँ, और अलग 4 जगह अलग-अलग कराए तो उसको हम प्रोफेशनल, उसको हम सेम सैलरीड मानेंगे और सेम प्रोफेशन काउंट करेंगे, मतलब उसको उसकी में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक जगह वो सेल्समैन था, दूसरी जगह वो अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, तीसरी जगह जो है वो ऑफिस मैनेजर हो गया या एचआर मैनेजर हो गया, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब सैलरीड वाले सिर्फ इतना ही डॉक्यूमेंट है और कुछ है नहीं। इसके अलावा अगर मान लो जैसे इस कस्टमर का कोई लोन चल रहा है, तो उसकी लोन की डिटेल, ऑफर लेटर अगर तभी मांगे, ऑफर लेटर नहीं, बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, वो तब मांगेंगे जब करंट जॉब में उसको लेस देन 6 मंथ हुए, अदरवाइज नहीं मांगे। फॉर्म 16 मांगेंगे 3 साल के। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक सैलरीड कस्टमर ने 6 महीने कहीं और जॉब की और 6 महीने कहीं और जॉब की, 6 महीने कहीं और जॉब की तो 6 महीने कहीं और जॉब की, तो दोनों ही केस में उसकी 2 अलग अलग फॉर्म 16 आएंगे दोनों जगह से। हाँ, ये भी हो सकता है कि 2 महीने कहीं और जॉब की हो, तो 1 साल में जितनी जगह जॉब की होगी वहां से सब जगह से फॉर्म 16 आएंगे। जॉब चेंज कर रहा है तो उसका रीजन बैंक नहीं पूछेगी? पूछेगी, समझेगी भाई क्यों नौकरी छोड़ रहा है, क्या चक्कर है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग लोन देंगे तो भाई
हाउसिंग लोन की बात करी जाए, सैलरीड कस्टमर को जनरली हाउसिंग लोन ही चाहिए होता है हमारे पास जो आते हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हम 20 साल का लोन दिला रहे हैं, दे रहे हैं, तो बैंक सोचता है कि 20 साल तक आदमी टिकेगा। अगर साल में ही 3 जॉब चेंज कर चुका है तो कितने दिन टिकेगा, वो पूरा समझना पड़ता है। ठीक है, अब हम प्रोफेशनल या बिजनेसमैन की सारी, आप प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल अब समझ भूल जाओ, अब हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे आ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे सिर्फ एक ऑडिट वाला पॉइंट ध्यान रखना है हमने कि 50 लाख से नीचे, अगर 50 लाख तक की अगर प्रोफेशनल रिसीट्स हैं, प्रोफेशनल इनकम पे 50 लाख तक की छूट है कि 50 लाख से नीचे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, और द मोमेंट 50 लाख से ऊपर प्रोफेशनल रिसीट होगी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। वहीं बिजनेसमैन जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनको 2 करोड़ तक की सेल पे छूट है, उस पर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अप टू 2 शेयर, उसमें कुछ लिमिट अभी बढ़ा भी दी गई है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन है, जनरली वो कंडीशन फुलफिल होती नहीं है, तो हम पुरानी कंडीशन ही मान के चलेंगे 2 करोड़ तक। और सर जैसे अगर डायरेक्टरशिप फर्म है प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट आती है, और जो सिर्फ प्रोप्राइटर है उसमें आएगी ऑडिटर्स रिपोर्ट? अगर टर्नओवर ज्यादा हो तो आएगी। कई केसेस में तो नहीं मानते हैं और ना होता है। देखो होती है, हर जगह होती है। हाँ तो हाँ, मैं बताता हूँ क्या होता है। ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट में कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को। ठीक है, हम जनरली जब ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, जब डॉक्यूमेंट मांग रहे होते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिसको हम फॉर्म 3CB 3CD वगैरह बोलते हैं। ठीक है, और ऑडिटर रिपोर्ट होती है जो ऑडिटर ने अपने ऑब्जर्वेशंस की हैं ऑडिट करते हुए, उसने ऑडिटर ने अपनी अलग रिपोर्ट दी है। इनकम टैक्स के हिसाब से तो एक इनकम टैक्स ऑडिट होता है, वो अलग फॉर्मेट में जाता है, और ऑडिटर अपनी ऑब्जर्वेशन अलग से लिखता है। और इसी केस में डायरेक्टर रिपोर्ट भी चाहिए होती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपने डिस्कस किया, तो इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी चाहिए होती है कि डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल्स में ऑडिट करते टाइम उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस अपनी है। ऑडिटर्स रिपोर्ट से जॉइंट ही होता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट पे डायरेक्टर रिपोर्ट। हाँ, मतलब ये पार्ट हो अलग, लेकिन होते अलग अलग ही। ठीक है, तो फिर ये प्रोप्राइटर में किस अकॉर्डिंग होगा? जैसे हमारा पुनीत वाला केस है उसमें होगा ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। अब वो मैटर ये चेक करना होता है कि उसने सिर्फ टैक्स ऑडिट करवाया है या प्रॉपर ऑडिट करवाया है। 14 करोड़ की सर प्रॉपर ऑडिट और टैक्स ऑडिट मतलब बेसिकली वो 2 करोड़ वाला कोई करवाता है? कोई बहुत सारे नियम कानून है, वो उतना डीप में तो नहीं जाएंगे हम लोग, हमें तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंटेशन समझना है। बहुत सारी कोई कंडीशन है जिसमें ऑडिटर रिपोर्ट नहीं मांगेंगे? आइडली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर अच्छी खासी है, तो उसमें ऑडिटर रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, और अदर देन प्रोप्राइटरशिप फर्म में, जैसे आपकी नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है नॉर्मल वाली, तो उनमें ऑडिटर रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है, उसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ले लो, उससे काम चल जाएगा। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जनरली बैंक वाले भी नहीं मांगते हैं। किसी केस में मान लो बैंक वाले मांगते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में मेजरली मांगते हैं। तो हमें जो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है वो बैंक के हिसाब से रखना है कि किस पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम फाइल भेज रहे हैं, उस बैंक के हिसाब से ही हमें डॉक्यूमेंटेशन मांगने। अगर इन केस आगे जाके क्वेरीज आती है तो फिर हाँ, ठीक है। तो अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, जैसे सैलरीड कस्टमर में मैंने जो बताया है, आपको ITR नहीं लिखे हैं कि भाई ITR भी चाहिए। अभी जो हाँ, अभी जो कानून कहता है वो ये कहता है 5 लाख या उससे ऊपर की रिटर्न जो है, कोई भी ITR कोई भी इनकम, अगर 5 लाख या कोई भी आदमी 5 या 5 लाख से ज़्यादा की इनकम कमाता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे उसका टैक्स बनता है या नहीं बनता है।
कोई सैलरीड है, उसका तो पूरा टैक्स जो है उसके एम्प्लॉयर ने काट के पूरा पूरा जमा करवा दिया गवर्नमेंट को, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। कई लोग मिलते हैं ऐसे में, लेकिन नहीं, कानून ये कहता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, चाहे आपका टैक्स गवर्नमेंट ने मतलब एम्प्लॉयर ने काट के जमा करवा दिया है या नहीं करवाया है, चाहे उसमें सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना है। टीडीएस 2.5 लाख में और आईटीआर में 5 लाख में, दोनों एक ही तो है। आईटीआर कुछ और टीडीएस अलग है। कुछ नहीं है। टीडीएस अलग मैटर है। टीडीएस में सैलरीड के केस में ये मैटर है कि आपका कुछ भी, कोई भी अगर सैलरीड केस है तो आपकी जितना भी टैक्स बनना है, पूरी इनकम, पूरे साल की इनकम, सैलरीड का मतलब समझो वो बेसिकली बाउंड होता है। सैलरीड आदमी एक ही जगह नौकरी कर सकता है, 10 जगह नौकरी नहीं कर सकता, या 10 जगह की इनकम नहीं आ सकती उसके पास। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई इनकम दूसरी इनकम आएगी तो वो रेंट की इनकम हो सकती है, या उसने कुछ पैसा एफडी में रखा हो उसकी ब्याज की इनकम हो सकती है, या किसी को ब्याज पे पैसा दिया हो उस तरह की इनकम हो सकती है। अगर मतलब कोई सैलरी, कोई अगर मतलब अपने प्रोफेशन का काम करता हो, फ्रीलांसिंग वगैरह, तो नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। हाँ, उसकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर फुल टाइम है तो ही कैन नॉट डू, ही और सी जो भी पार्ट टाइम में नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। यस। और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो तो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो तो फिर, कर सकते हैं। बट अगेन चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित में साइन ना हो, अगर ये वर्बली भी बोल दिया गया है या वर्बली उसको पता है कि भाई आप फुल टाइम जॉब में हो, फुल टाइम आपकी जॉब है, तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा और एम्प्लॉयर आपके खिलाफ जो है एक्शन ले सकता है। और मोस्टली तो करते हैं। इलीगल करते हैं। तो फिर अगर इलीगल है तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी इनकम कैसे show नहीं, होगा? इनकम टैक्स रिटर्न को इस चीज से लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्शन होगा एम्प्लॉयर को। सिर्फ एम्प्लॉयर को ऑब्जेक्शन है, हाँ। income उसको तो अपना टैक्स मिल रहा है। गवर्नमेंट को तो अपना टैक्स मिल रहा है, वो तो ज्यादा इनकम कमाएगा, मान लो फ्रीलांसिंग करेगा रात को या ऑफिस आवर्स के बाद में, तो भैया उसकी तो इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा भराना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट तो खुश होगी। एम्प्लॉयर को दिक्कत है, अगर एम्प्लॉयर को कहीं दिक्कत हो सकती है तो वो एक्शन ले सकता है, और वो 420 के केस में भी फंस सकता है। मोस्टली तो सभी करते हैं। नहीं करते। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब बहुत कानून है यार, बहुत सारे कानून है, पर बेसिक समझने के लिए आइडली नहीं कर सकता। फुल टाइम एम्प्लॉय है तो वो ये नहीं कर सकता, फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं आईटीआर के बारे में। तो पहले जो है ना, बिजनेसमैन का रिटर्न फाइल कर, बिजनेसमैन के डॉक्यूमेंटेशन समझाने से पहले हम आईटीआर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। आईटीआर 1 से लेके आई थिंक 7 तक होती हैं। सो इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर आईटीआर मिलेंगी आपको, हमारे पास जो आती हैं वो आईटीआर 1, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 मिलेंगे। बाकी भी मिलते हैं लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो यही आईटीआर मिलते हैं हमारे पास। आपने तो आईटीआर 5 तक लिखवाई हुई है बस। हाँ, आईटीआर 7 भी है, 6, 7 भी है। सोसाइटी की होती है, पुराना होगा बेटा। तो आईटीआर 1 जनरली सैलरीड के केस पे होता है। अब सैलरीड में अभी थोड़ी देर पहले एक सिचुएशन समझी थी हमने, आप बोल रहे थे कि एक आदमी जो अपनी कंपनी चलाता है, मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है या पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, क्लियर है, तो वो सैलरीड काउंट होगा, वहां से वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो वो सैलरीड काउंट होगा, बिजनेसमैन की आईटीआर नहीं जाएगी उसकी। वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है, सैलरी के बाद ऑप्शन है वो 1 ही फाइल है। वो 1 ही फाइल कर, नहीं आईटीआर 2 भी फाइल कर सकता है अगर रेंट इनकम और कोई उस चार्ज। अगर इनकम आईटीआर 3 बेसिकली
जिस केस में ये बिजनेसमैन फाइल करेगा और जिस केस में प्रॉपर अकाउंटिंग की गई है, यानी कि उसने प्रॉपर हर चीज का रिकॉर्ड रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं, तो उस केस में ITR 3 फाइल होगी। और ITR 4 बेसिकली जिसको हम जो बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं जो प्रॉपर अपनी इनकम आपका टैली वगैरह प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, उनके लिए ITR 4 है कि साल भर में जितना उन्होंने बिजनेस किया उसका एक सर्टेन परसेंटेज दिखा के वो ITR फाइल कर सकता है। तो जनरली इसको हम 44 AD वाला ITR बोलते हैं। 44 AD सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। और सर जो सोसाइटी वगैरह में मतलब करनी होती है वो डाउन द लाइन बताऊंगा। मेन जो मेजर हमारे पास आते हैं वो ये 3 ITR आते हैं, जिनमें आपको प्रॉपर ऑडिट भी आता है, तो इसमें आता है। और किसी में ऐसा भी होता है ना, जैसे फर्स्ट में ऑडिट, सैलरीड में ऑडिट क्या करेगा? जैसे ITR में वो ITR 3 बना है, लेकिन जो कॉम्पुटेशन है वो 44 AD में तैयार होती है। नहीं, एक आध केस में मैंने देखा है, कुछ हैं उसमें प्रोविजंस, वो बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो देखना पड़ेगा, बट मेजरली वो नहीं आता है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट वाले में भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती कि आपकी ये टर्नओवर ज्यादा वाले में? ITR देखो, जैसे ही 44 AD वाला मैटर है वो 2 करोड़ तक की लिमिट है। 2 करोड़ की टर्नओवर ऊपर होती है, ऑडिट आते ही ITR 4 नहीं आएगा, ITR 3 आएगा, ITR 5 आएगा, 6, 7 आएगा। जैसे 2 करोड़ तक की बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेस वाले के लिए जो बुक मेंटेन नहीं कर रहे। हाँ, फिर डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे कि 3, 4, 5 जो है। ठीक, क्लियर है? अब हम बिजनेसमैन के बेसिक डॉक्यूमेंटेशन इनकम के हिसाब से पढ़े तो सबसे पहले हमारा ITR इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए। एक्नॉलेजमेंट वाला पेज चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एग्जैक्टली क्या होती है समझो। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कंप्यूटेशन इनकम है नहीं जी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बेसिकली जो अभी हमने टैक्स की कैलकुलेशन करी थी ना, 2.5 लाख तक जीरो, ये वो इस तरीके से, उसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में वो कैलकुलेशन करी होती है कि कितने अमाउंट पे किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया गया है। जैसे सिर्फ इनकम लिख देते हैं, इसकी इतनी इनकम, इसकी इतनी, उसमें ब्रीफ करते हैं कि इतनी। हाँ, कि भाई ये इनकम यहाँ से, ये इनकम यहाँ से, मान लो अब जनरली तीन हेड में इनकम आती है, ठीक है। फर्स्ट या 4 हेड में इनकम लगा लीजिए। फर्स्ट इज सैलरी इनकम, सेकेंड इज बिजनेस इनकम, थर्ड इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एंड फोर्थ इज अदर सोर्स इनकम। तो 4 हेड में जनरली इनकम नजर आएगी आपको। एक आदमी सैलरीड भी हो सकता है, बिजनेस इनकम भी आ सकती है उसकी। जैसे मान लो मेरे केस में बात करी जाए तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुझे सैलरी आती है, पार्टनरशिप फर्म से मुझे सैलरी आती है, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप का मुझे प्रॉफिट आता है, मेरी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और सिमिलरली मुझे जो है, जो मेरी सेविंग अकाउंट है, कुछ FD रखी हुई है, तो उसमें ब्याज भी मिलता है, वो अदर इनकम होगी, ठीक है। प्लस एक मेरा मकान है इधर सेक्टर 3 में, वो मैंने रेंट पे दे रखा है, उसमें रेंट पे आता है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी होगी। तो ऐसे ही मेरे पर्टिकुलर केस में चारों तरह की इनकम आ गई। तो एक ही केस में एक ही पर्सन की 4 तरह की इनकम भी हो सकती है। तो वो सारा खुलासा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर होगा। जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं, वो COI में अपने बैलेंस शीट को भी वो करते हैं, वो 44 AD वाला बेसिक कैलकुलेशन करके दे देते हैं, क्योंकि 44 AD में भी आप बेसिक, जैसे 44 AD में कोई नहीं है तो वो COI में अपने बैलेंस शीट की भी कुछ कैलकुलेशन शो करते हैं। बेटा जब 44 AD में रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो 44 AD में कुछ बेसिक्स बैलेंस शीट के पॉइंट्स डालने पड़ते हैं। तो वो उन्हीं पुनीत वाले केस में पर्सनल में नहीं, वो कुछ पॉइंट उसके डालते हैं, जैसे आपका TDS से रिलेटेड होते हैं। पेज का ब्रीफ करा
वो कुछ होता है बेसिकली, जैसे क्या है TDS VDS से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डिटेल डालते हैं लोग, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशन इनकम, ITR और कंप्यूटेशन इनकम दो चीज़ें मैंडेटरी होगी। अब वो कौन से सेक्शन में किस लेवल का ITR है, वो किस लेवल का बिजनेसमैन है, कैसी ITR भर रखी है, उसके हिसाब से ITR कंप्यूटेशन होगी, ठीक है। इसके बाद अगर कंप्यूटेशन में बिजनेस इनकम है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में मान लो नोट्स दिए हुए हैं 1 to XYZ जो भी है, नोट्स या शेड्यूल्स या रेफरेंसेस डाले हुए हैं कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कौन सी फिगर कहाँ से उठाई है, कैसे कैलकुलेशन की है। अगर उस कैलकुलेशन का फर्दर वहाँ पे नोट्स डाले 1 2 3 4 5, तो वो बेसिकली एनेक्चर्स शेड्यूल्स या नोट्स अलग से उसके बने होंगे, तो वो भी सारे हमें चाहिए, ठीक है। सर जैसे ऑडिट रिपोर्ट में कई नोट्स होते हैं, वो इनसे अलग होती है ना? हाँ वो अलग होते हैं। तीसरा क्या पार्ट बताया सर आपने? नोट्स शेड्यूल्स एनेक्चर्स वो अलग होती है ना, वो ये सेम नहीं होती है ना? इन ऑडिट रिपोर्ट की वो अलग होती है, वो अलग होती है, ठीक है। और अगर इसमें टैक्स ऑडिट होता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट, हाँ। अब ये चाहिए कितने साल के लिए? अगेन 3 years। असेसमेंट 3 assessment years या फाइनेंशियल ईयर्स। 3 साल के ITR, कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एनेक्चर्स और ऑडिट रिपोर्ट्स। अगर एनेक्चर नहीं है तो नॉर्मल है, या 44 AD में है तो ITR और कंप्यूटेशन बस। अदर देन भी बनाते हैं तो इसमें हमें UDIN ये सब नहीं चाहिए, बस प्रोवाइडर के साइन है तो चलो। लेकिन आइडियली अगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आया है तो बैंक वाले या बनवाते हैं हम लोग किसी केस में, जैसे 44 AD में रिटर्न फाइल होने के बावजूद कई बैंक वाले आपसे ये मांगेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट 44 AD में रिटर्न फाइल होने के बावजूद। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन के आता है तो वो CA सर्टिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ ही ये तो ITR से रिलेटेड पॉइंट हो गया। इसके साथ ही वही 6 से 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट और जो लोन चल रहे हैं उनकी डिटेल। सर UDI क्या होता है? UDIN बेसिकली क्या है? UDIN क्या होता है? जैसे बहुत सारी पावर जो है CA के पास हैं गवर्नमेंट के तौर पे बिहाफ पे कुछ करने के लिए। जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट नोटरी कराते हैं या पहले आपने गस्टेड ऑफिसर से कोई डॉक्यूमेंट अटैच करवाने होते थे, उसी तरह की कुछ पावर CA के पास है। तो CA क्या है? कोई सर्टिफिकेट इशू करता है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेशन करता है, तो उस CA को ऑडिट उसमें अपने सर्टिफिकेट में एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट की जो CA अटैच कर रहा है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, कुछ भी, कोई सर्टिफिकेट भी है, मान लो नेटवर्क सर्टिफिकेट है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कुछ भी इशू कर रहा है, कोई CA के लिए मैंडेटरी है, वो जब उसको अटैच करेगा, अपनी मोहर लगा के साइन करेगा, सत्यापित करेगा, तो उसको वो डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट को नोटिफाई करना जरूरी है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है UDIN की, उस पर अपलोड करेगा ताकि वो सर्टिफिकेट है वो असलियत में सही फिगर दिखा रहा है। जो सर्टिफिकेट CA ने साइन करके दिया है वही बैंक के पास लोन करने के लिए पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है उसमें। बैंक उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, वहां जाके ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है। तो इसलिए ये UDIN का कंसेप्ट जो है 2019 अक्टूबर से आई थिंक आया था, 2019 से आया था जहां तक मिलता है।
ये सीए जनरेट करके देता है। सीए जनरेट कर देगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसमें लिखा होगा ये यूडीआई सीए ने अगर अटैच कर रखी है बैलेंस शीट तो ये होना जरूरी है। मोहर के साथ। सर जैसे जो सिविल होता है उसमें कई लोन की डिटेल्स बेटा हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, जब हम सिविल और बाकी चीज़ों पे आएंगे तो वहाँ डायरेक्शंस अलग मत ले जाओ।